नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। यह विषय बीए द्वितीय वर्ष का में चलता है। इसे द्वितीय पेपर के नाम से जानते हैं। राजस्थान का इतिहास को यदि हम पढ़ते हैं या इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी चिंतन या मनन करते हैं तो हमारे सामने वो गौरव के वो क्षण दिमाग में उभर कर आते हैं जिसने पूरे राजस्थान का ही नहीं वरन पूरे भारत में राजस्थान को एक अलग पहचान दिलाई। और वो है हमारे यहाँ के योद्धा। और इन योद्धाओं ने जिस बहादुरी से युद्ध लड़े और जिस बहादुरी से इन्होंने अपने देश के आक्रांताओं को एक कड़ी टक्कर दी, उसके कारण आज भी राजस्थान का इतिहास पूरे भारत में विख्यात है। राजस्थान के इतिहास को समझें इससे पूर्व राजस्थान के भूगोल को समझना अति आवश्यक है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,274 वर्ग किलोमीटर है। और यह राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और दक्षिण गुजरात से इसकी सीमाएं मिलती है। राजस्थान के भूगोल में अरावली पर्वत श्रेणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी अरावली पर्वत की श्रृंखला में आबू पर्वत के गुरु शिखर का नाम भारत की प्रमुख चोटियों में आता है। यहीं से प्रारंभ होकर अरावली पर्वत श्रेणी अलवर के सिंघाना तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य भी करती है। एक भाग जिसे उत्तर पश्चिमी भाग कहते हैं, यहाँ पर वर्षा का अभाव रहता है। अधिकांशतः यहाँ पर सूखा या अकाल की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि मानसून का पानी वहाँ पर बहुत कम बरसता है। दूसरी तरफ जो दूसरा प्रदेश है, वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, वहाँ पर हमेशा अच्छी वर्षा होती है और यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं। इस कारण ये भाग जो है राजस्थान का बड़ा उपजाऊ है। यदि राजस्थान को प्राकृतिक रूप से देखें तो पश्चिमी का जो रेगिस्तान है वह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर लंबा चौड़ा है। इसके अलावा बीच में पर्वत श्रेणी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, पूर्वी का मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। इसके अलावा जो प्रमुख नदियाँ राजस्थान में बहती हैं वह है चंबल, बनास, बड़ेच। और बनास की जो सहायक नदियाँ हैं जो कहीं न कहीं हमारे इतिहास को प्रभावित करती हैं, उनमें से लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, घग्गर और बाणगंगा नदियाँ हैं। जलवायु और जो वह वनस्पति है वो विशेष रूप से जलवायु के दृष्टिकोण से प्रदेश शुष्क ही माना जाता है, क्योंकि अधिकांश भाग में वर्षा का अभाव रहता है। मरुस्थलीय होने के कारण ये विदेशी आक्रमणकारियों का
प्रमुख केंद्र नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ते थे तो सारा का सारा जिस प्रकार से पंजाब पर विदेशी आक्रांत हमेशा आक्रमण करते थे, वैसे राजस्थान पर उस दृष्टिकोण से इतने आक्रमण नहीं हुए जितने पंजाब पर हुए। इसके अलावा राजस्थान राज्य का जो उदय हुआ, ये मूलतः यदि ये जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं तो ये 1956 के पश्चात यह स्वरूप हमारे समक्ष आया, जब राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 भागों में बंद हुआ था और अनंतोगत्वा 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में हमारे समक्ष आया। राजपूत राज्यों के उदय से पूर्व राजस्थान में प्रस्तर युग, जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल आते हैं, उसके अवशेष भी खूब देखने को मिलते हैं। और विशेषतः उत्तर पाषाण काल में बनास, गंभीरी, बड़ेज और चंबल नदियों की घाटियाँ और उनके सीमावर्ती तटीय मैदानों में जो ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उससे यह सत्यापित हो चुका है। इसके अलावा जो उत्तर पाषाण काल में मानव जो जिन पहाड़ी कंदराओं में निवास करता था, वहीं पर उसके द्वारा मकान बनाए जाने के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं का विकास स्पष्टतः मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, जब मृदु भांड और शस्त्र और औजार इत्यादि विशेषतः चित्तौड़ जिले के बिड़ेज, गंभीरी और चंबल नदियों के किनारे पर मिलाप प्राप्त हुए हैं। भोजन के दृष्टिकोण अग्नि के आविष्कार का अवशेष भी यहाँ पर मिलता है। पारिवारिक जीवन और उद्योग धंधों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। राजस्थान में ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष 1977 में सीकर जिले के कांटनी नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर के टीले की खुदाई में ताम्रयुगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ उत्खनन कार्य राजस्थान के पुरातत्व विभाग के डॉक्टर R.C. अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में किया गया था और उत्खनन में तांबे के कुलाड़े, तीर, भाले, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे आदि प्राप्त हुए थे। इनके अलावा उत्खनन में कपिस वर्णीय मृदु पात्र भी उपलब्ध हैं, जिनमें प्याले, दस्तरियाँ व कुंडियाँ भी सम्मिलित हैं। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर गणेश्वर की खुदाई से प्राप्त उपकरण 2000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गणेश्वर की यह ताम्रकालीन सभ्यता हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन थी। वहाँ भी ताम्र से निर्मित उपकरण उपलब्ध हैं। इतिहासकार सोचते हैं कि सिंधु घाटी में ताम्र गणेश्वर से ही जाता रहा होगा। खेतड़ी से तांबे का जाना तो निश्चित रूप से मान लिया गया है। इस प्रकार से ये छोटा सा परिचय मैंने आपको राजस्थान के इतिहास का दिया है। इसकी विस्तार से जानकारी मैंने अपने PDF में आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप पढ़ लेंगे तो और आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित यदि किसी तरह कोई जानकारी जाननी हो तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।